साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं पंकज स्वागत करता हूं आप सभी का अपने परिवार पीके एजुकेशन 17 में। अब देखेंगे कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम कुछ ही दिन बचे हैं। काउंटडाउन चालू हो चुका है। आज आपका 4 है और कल 5, 6 को तो पेपर ही देना है। तो आज आपको जितना पढ़ना है पढ़ लीजिए, कल आपको नहीं पढ़ना है। आपने जितना पढ़ा मान के चलिए कि आपने बहुत पढ़ा है, और जो नहीं पढ़ा है अब उस पर ध्यान लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने बेस्ट पढ़ा है और आपका पेपर अच्छा होगा। तो आइए उसी के परिप्रेक्ष्य में आज देखते हैं हिंदी के उस महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को जो देखेंगे। इसी प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। अगर आप एक बार भी वीडियो को बिना स्किप किए हुए देख लेते हैं तो ये हिंदी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। तो आइए इन 25 प्रश्नों को 8 से 10 मिनट के अंदर जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो इसमें देखेंगे पहला प्रश्न हम आपका दिया है कि आँख के अंधे या गांठ के पूरे। इसमें आपका पूछा है आँख के अंधे गांठ के पूरे का आपका मुहावरे का अर्थ बताना है। तो गांठ के पूरे का मतलब होता है कि धन से भरपूर है। तो इसमें आप देखेंगे तो धनी परंतु मूर्ख हो जाएगा, यानी आपका विकल्प ए जो है ये सही हो जाएगा। इसमें आँख आँख का धनी परंतु मूर्ख, ये विकल्प आपका सही होगा। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। आइए वही अगले दूसरे प्रश्न की बात करें। तो दूसरे प्रश्न में देखेंगे आपका पूछा है इसमें कि गागर में सागर भरना। इसमें पूछा है आपका गागर में सागर भरना। तो आप इसको इसमें बताना है आपका क्या होगा। संक्षिप्त बात को विस्तृत रूप में कहना होगा कि वही आगे देखेंगे। संक्षिप्त बात को संक्षेप में कहना, कि विस्तृत बात को संक्षेप में कहना, कि विस्तृत बात को संक्षेप में कहना। तो गागर में सागर भरने का मतलब ये होता है कि बड़ी बातें हैं और उसको छोटे में बता दिया जाए। जैसे आप देखेंगे कि अगर किताब उठा के देखेंगे तो उसमें तमाम प्रश्न है, तमाम मैटर दिया है, लेकिन हमने आपको वही छांट के अलग करके बता रहे हैं जो आपके परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसी को कहा जाता है गागर में सागर भरना। तो अर्थात इसमें आप देखेंगे विस्तृत बात को संक्षेप में कहना, यानी आपका विकल्प जो ये B, C है वो सही हो जाएगा। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। आइए वही तीसरे प्रश्न की बात करें। तो तीसरे प्रश्न में आप देखेंगे आपका पूछा है गागर में सागर भरना, वही प्रश्न आ गया। तो इसमें आपका वही हो जाएगा, थोड़े में बहुत कह देना। तो आपका सही हो जाएगा वही। आइए अगले प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, चौथे प्रश्न की बात करें। तो चौथे प्रश्न में देखेंगे कि दिया है इसमें आपका चोर के पैर नहीं होते। इसमें आपका पूछा है कि चोर के पैर नहीं होते। तो आपको इसमें बताना है कि आपके क्या होंगे। पापी का मन स्थिर रहता है, पापी का मन अस्थिर रहता है, गरीब का मन अस्थिर रहता है। तो इसमें देखेंगे कि यही होगा कि आपका पापी का मन जो है बी विकल्प वो अस्थिर होता है। तो इसमें आपका यही सही है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। आइए वही अगले पांचवें प्रश्न की बात करें। तो पांचवें प्रश्न में देखेंगे आपका पूछा है इसमें आपका पूछा है कि पेट भरे मन मोदक के कब। अर्थात आपका इसका अर्थ बताना है। पेट भरे मन मोदक के कब। पुरुषार्थ से किसी काम में सफलता न मिलना, सच्चाई व ईमानदारी से किसी काम में सफलता मिलना, केवल भगवान के नाम लेने से किसी काम में सफलता न मिलना, केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता न मिलना। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें क्या होगा। तो इसमें यही होगा आपका विकल्प डी जो देखेंगे, केवल सोचते रहने से इसमें आपका किसी काम में सफलता नहीं मिलती है। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही नेक्स्ट अगले छठवें प्रश्न की बात करें। तो छठवें प्रश्न में देखेंगे आपका पूछा है इसमें आपका पूछा है कि मैं आदर सहित नमस्कार करता है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। आपको इसमें शुद्ध रूप बताना। पहले ही आप देख लीजिए, मैं आदर सहित नमस्कार करता है। आप देखिए इसमें शुद्ध रूप आपका क्या होगा। मैं नमस्कार आदर सहित करता हूँ, कि उसके बाद सादर मैं प्रणाम करता हूँ, मैं आदर नमस्कार करता हूँ, मैं सादर नमस्कार करता हूँ। तो आपको इसमें बताना है कि आपका क्या होगा। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका शुद्ध शब्द यही हो जाएगा कि मैं आपका सादर नमस्कार करता हूँ। तो आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही सातवें प्रश्न की बात करें। तो सातवें प्रश्न में आप देखेंगे आपका पूछा है कि आपने कभी मेरे साथ चलना है, वाक्य को शुद्ध रूप होगा। इसमें भी आपको शुद्ध ही रूप बताना है। हिंदी में देखेंगे शुद्ध अशुद्ध काफ़ी मायने रखते हैं, तो आपको ये आना चाहिए। और इस प्रकार के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इसका शुद्ध रूप करके देखते हैं। आपने कभी मेरे साथ चलना है का शुद्ध रूप क्या होगा। कभी मेरे साथ चलना होता है, आपको कभी मेरे साथ चलना है, आप मेरे साथ चलना आपको कभी है, अभी मेरे आपको साथ चलना है। तो आप इसमें इसका आपको इसमें शुद्ध रूप बताना है। तो शुद्ध रूप इसमें क्या होगा। तो आप देखेंगे आप जो आपका ऑप्शन विकल्प दिया है, आपको कभी मेरे साथ चलना है, तो आपका यही शुद्ध रूप हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही आठवें प्रश्न की बात करें। तो आठवें प्रश्न में देखेंगे आपका पूछा है इसमें
शुद्ध वाक्य पहचानिए। इसमें भी आपको शुद्ध वाक्य पहचाना है। शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैं तुमको देखा, राम ने लिखा चुका, मोहन ने रोटी खाई, गोपाल मुझे दो दो कलम दिए। तो इसमें भी आपको शुद्ध रूप छांटना है कौन सा शुद्ध है। तो इसमें भी आप देखेंगे जो ये 3 नंबर विकल्प है, मोहन ने रोटी खाई, तो यही आपका शुद्ध होगा। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही नेक्स्ट 9वें प्रश्न की बात करें। प्रश्न में आपका देखेंगे इसमें पूछा है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध है। इसमें भी आपको शुद्ध ही छांटना है। तो आपको इसमें शुद्ध बताना है आपका शुद्ध इसमें कौन सा है। तो इसमें आप देखेंगे भली भांति जानते थे कि चुनाव हार जाएंगे, यही आपका इसमें शुद्ध है। तो आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। यही इसमें आपका शुद्ध है कि भली बात वो जानते थे कि हम चुनाव हार जाएंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 10वां प्रश्न। तो 10वें प्रश्न में देखेंगे इसमें पूछा है दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है। दशानन आपको बताना है कौन सा शुद्ध शब्द है, ऋण शब्द है, योग ऋण है, यौगिक है, इनमें से कोई नहीं। आपको ये बताना है कि दशानंद आपका कौन सा शब्द है। तो आप देखेंगे योग ऋण है, जो जिसके खंड हो और तीसरे का अर्थ निकले तो वहाँ पे उसको योग ऋण कहते हैं। दशानंद जैसे 10 सिरों वाला अर्थात रावण के लिए कहा जाता है, तो ये योग ऋण शब्द इस प्रकार के हो जाते हैं। तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही 11वें प्रश्न की बात करें। तो 11वें प्रश्न में देखेंगे आपका पूछा है निम्नलिखित में से नीलकंठ कौन सा शब्द है। नीलकंठ में भी आपको शब्द बताना है, ऋण शब्द है कि आपका यौगिक है कि योग ऋण शब्द है। इसमें भी आपको यही बताना है कि नीलकंठ कौन सा शब्द है। तो नीलकंठ आप देखेंगे कृष्ण जी के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो अर्थात नीला है कंठ जिसका, ये भी आपका योग ऋण हो जाएगा। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही 12वें प्रश्न की बात करें। तो 12वें प्रश्न में देखेंगे आपका पूछा है पंकज शब्द निम्न में से किससे संबंधित है। पंकज को भी आपको बताना है ऋण शब्द है कि यौगिक शब्द है कि या आपका योग ऋण शब्द है। तो इसमें भी आपको यही बताना है। तो इसमें भी आप देखेंगे पंकज मतलब कमल में खिलने, कीचड़ में खिलने वाला, तो ये कमल के लिए प्रयुक्त होता है, तो इसलिए भी ये भी आपका योग ऋण शब्द हो जाएगा। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही 13वें प्रश्न की बात करें। तो 13वें प्रश्न में देखेंगे पूछा है निम्नलिखित में से योग ऋण शब्द आपको बताना है इसमें। तो आपका विशालकाय होगा कि पुष्प होगा कि कुमुदनी होगा कि पंकज होगा, इसमें आपको ये बताना है कि योग ऋण आपका शब्द कौन सा है। तो वही आप देखेंगे कमल के लिए प्रयुक्त होता है पंकज, तो इसलिए इसमें आपका पंकज सही हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही 14वें प्रश्न की बात करें। तो 14वें प्रश्न में देखेंगे आपका पूछा है कान पकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। जो आपका कान पकना लोग बोल देते हैं, उस मुहावरे का सही अर्थ क्या, कान पकड़ना नहीं थोड़ी कान पकड़ना है। कान पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ आपका क्या है। प्रतिज्ञा करना है कि कान पक जाना है, कि गलती करने पर दूसरों के कान पकड़ना है, कि अब मुहावरा नहीं, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कान पकड़ना यानी लोग जैसे नहीं होता है कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, कान पकड़ता हूँ कि आज के बाद ये कार्य नहीं करूँगा, तो इसमें आपका यही हो जाएगा, ये प्रतिज्ञा लेना हो जाएगा कान पकड़ने का अर्थ। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही नेक्स्ट 15वें प्रश्न की बात करें। तो 15वें प्रश्न में देखेंगे आपका पूछ रहा है कान रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। कान रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। खुजली करना है कि माफ़ी मांगना है कि कान में खुजली होने पर रगड़ना है कि अर्थ ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसमें आपको ये बताना है कान रगड़ना का क्या अर्थ है। तो आप देखेंगे कान रगड़ना का ये होता है माफ़ी मांगने से इसका संबंध होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कान पकड़ना का मतलब माफ़ी मांगना होता है। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें। तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपका पूछा है सिर मढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। सिर मढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। जबरदस्ती आरोप लगाना है, सिर पर सजाना है, सिर में कुछ गूंथना है कि सिर में दर्द होना है। आपको ये बताना है इसमें कि सिर मढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो आप देखेंगे ये जबरदस्ती आरोप लगाने वाली बात यहाँ पे हो रही है। तो आप देखेंगे पहला विकल्प में दिया है, तो आपका जबरदस्ती आरोप लगाना हो जाता है। तो आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही अगले 17वें प्रश्न की बात करें। तो 17वें में देखेंगे आपका पूछा है जल में रहने वाले प्राणी के लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त किया जाता है। जलज किया जाता है, जलंधी कहा जाता है कि जलचर किया जाता है कि जलधर कहा जाता है। तो आप देखेंगे कि जल में रहने वालों के लिए जलचर का प्रयोग किया जाता है। तो आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आप देखेंगे इसी प्रकार के बीएड इंट्रेंस एग्जाम में सामान्य हिंदी के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखते हैं, अच्छे से एक बार भी समझ लेते हैं, तो आप इन प्रश्नों को आसानी से कर जाएंगे। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न आप देखेंगे जिसके पास कुछ ना हो के लिए एक शब्द क्या है। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है। असक्षम है, किचन है कि अज्ञ है कि असमर्थ है। तो आप देखेंगे इसमें जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए किंचन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आप को ध्यान में रखते हुए ये चलना है। आपका विकल्प भी सही होगा। तो अगर इस
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और इसका PDF लेने के लिए आप हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो टेलीग्राम ग्रुप हो या व्हाट्सएप ग्रुप को, दोनों में किसी से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे इसका आपका PDF मिल जाएगा। तो आइए वही अगले प्रश्न की बात करें। तो अगले प्रश्न में आप देखेंगे पूछा है, जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश काल परिस्थिति में एक समान रहता हो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाएगा। तो अलौकिक किया जाएगा, कि स्थिर चित्त किया जाएगा, कि शांति चित्त किया जाएगा, कि समदर्शी किया जाए। तो आपको ये बताना है कि जिसका किसी भी परिस्थिति में मूड एक ही जैसा रहता हो उसके लिए कौन सा शब्द उपयुक्त किया जाएगा। तो आप देखेंगे जो ये आपका शांत चित्त है वही प्रयुक्त किया जाएगा। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही 20वें प्रश्न की बात करें। तो 20वें प्रश्न में देखेंगे आपका पूछा है, जिसका निवारण ना हो सके के लिए कौन सा एक शब्द है। जिसका निवारण ना हो सके तो उसके लिए कौन सा एक शब्द है। तो आप देखेंगे जो अनिवार्य होता है वो उसका निवारण नहीं किया जा सकता। तो आपके लिए यही शब्द पर इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही 21वें प्रश्न की बात करें। तो 21वें प्रश्न में देखेंगे आपका पूछा है, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है। पूरी पृथ्वी से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं। तो आपको इसमें बताना है, सार्वभौमिक कहलाता है, कि सार्वकालिक कहलाता है, कि सर्वदेशी कहलाता है, कि सर्वज्ञ कहलाता है। आपको ये इसमें बताना है। तो आप देखेंगे पूरी पृथ्वी से संबंध रखने वाला आपका वो सार्वभौमिक के अंतर्गत आता है। तो आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही 22वें प्रश्न की बात करें। तो 22वें प्रश्न में आप देखेंगे आपका पूछा है, जो ज्ञात इतिहास से पूर्व का हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो इसमें आपका जो ज्ञात है और उससे भी वो पहले का इतिहास हो तो उसके लिए आप क्या प्रयोग करेंगे। ऐतिहासिक करेंगे, प्रागैतिहासिक करेंगे, कि समायिकी करेंगे। तो आप देखेंगे जो इतिहास से भी पूर्व पहले का घटित हुआ हो तो उसके लिए प्रागैतिहासिक का प्रयोग किया जाता है। तो आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न हिंदी के अंतर्गत वाक्यांश में पूछे जाते हैं। तो आप इन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें। तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपका 23वां प्रश्न में पूछा है, अद्वितीय शब्द का आशय क्या है। आपको इसमें ये बताना है अद्वितीय शब्द का आशय क्या है। तो आप इसमें देखेंगे जो इंद्रियों के पहुंच से बाहर होता है उसे ही हम अतीन्द्रिय कहते हैं। तो इसमें आपका विकल्प ए ही सही हो जाएगा। तो आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही 24वें प्रश्न की बात करें। तो 24वें प्रश्न में देखेंगे आपका पूछा है, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा का आपका बताना है, उसे क्या कहेंगे। आपका समशीत कहेंगे, कि समुष्ण कहेंगे, कि उष्णकटिबंधीय कहेंगे, कि समशीतोष्ण कहेंगे। आपको इसमें यही बताना है, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा। तो इसके लिए आप जानते ही हैं कि समशीतोष्ण शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आपका विकल्प जो डी में दिया है वही सही होगा। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए 25वें वो अंतिम प्रश्न की बात करें। तो इसमें आप देखेंगे आपका पूछा है इसमें कि गणतंत्र का विलोम शब्द बताइए। गणतंत्र का आपका विलोम बताना है। गणतंत्र का विलोम क्या होता है। प्रजातंत्र होता है, कि हृदय तंत्र होता है, कि अर्थतंत्र होता है, कि राजतंत्र होता है। तो आप इसमें देखेंगे गणतंत्र का विलोम आपका अगर इसके अपोजिट में जाएंगे तो आपका ये राजतंत्र होता है। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। तो ये थे हिंदी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो अंतिम दिनों में आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाले हैं। और इन प्रश्नों को आप एक बार भी बिना वीडियो को स्किप किए हुए देख लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे। क्योंकि अब देखेंगे कि आपके पेपर 2 ही दिन बचे हैं, तीसरे दिन तो आपको पेपर ही देना है। तो आज आपको जितना देखना है देख लीजिए, कल देख लीजिए, और उसके बाद रात में आप शांत चित्त मन से सोएंगे। उसके बाद सुबह उठ के जाके अपना पेपर देंगे तो आपका अच्छा पेपर होगा। आपने जितना पढ़ा है अब उतने में संतुष्ट रहिए। जो नहीं पढ़ा है फिर भी कोई बात नहीं, जो आप पढ़े हैं आप उसको भी अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका पेपर काफ़ी अच्छा होगा। कोई पेपर टफ लेवल का इसमें नहीं आता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।